नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सब्जियों में रसायनों के बिना कैसे करें कीटों का नियंत्रण। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन करके कमाएं अच्छी आय। बाजार मांग को देखते हुए किसान विभिन्न सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन इन सब्जियों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिसके नियंत्रण के लिए किसान अत्यधिक जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज हम रसायनों के बिना प्रयोग किए कीटों के नियंत्रण पर जानकारी लाए हैं। तो आप किस प्रकार से करें कम खर्च में बिना रसायनों के कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारे नए क्रॉप्स लग रहे हैं, जो बेल वाली सब्जियां लग रही हैं। तो बेल वाली सब्जी लगाने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है जो बेल वाली सब्जियां उनको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एक ही पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। तो इस फील्ड को जब हम तैयार कर रहे थे तो उसी टाइम हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। और इस क्रॉप के पहले हमारे पास इसमें मटर था, तो इसमें हमें न्यूट्रिएंट कम ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मटर जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है। तो प्लांट्स को भी वो न्यूट्रिएंट जब भी डिकम्पोज होगा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। तो ऑर्गेनिक में हम इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा क्या है, हमने वर्मी कंपोस्ट डाला, उसके बाद नीम केक डाल दिया इसे पूरे फील्ड में। फिर क्या किया, रोटावेटर चला के बेड बनाया। बेड बनाने के बाद इस पर मल्च बिछाया। मल्च बिछाने के बाद जो क्रॉप का रिक्वायर्ड ये एक डिस्टेंस है, जो हमारा ये है लगभग 2-2.5 फुट पे है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 2 से 2.5 फुट है, और एक बेड पे 2 प्लांट लगा रहे हैं। और जब भी हम इसमें प्लांट्स लगाते हैं, जैसे आपको पता है कि जो बेल वाली सब्जियां फैलती हैं, तो हम जिग-जैग करके लगाते हैं। 2 फुट का जो डिस्टेंस, उसमें क्या करते हैं, एक प्लांट को एक कॉर्नर पे लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को दूसरे कॉर्नर पे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधों को बढ़ने का मौका, मतलब वो स्पेस अच्छा मिल जाता है। सब्जियों की बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आज के समय में सब्जियों में एक मुख्य समस्या कीटों की देखी जा रही है, और इसके नियंत्रण के लिए किसान कई उपायों को अपनाते हैं, जिस पर अधिक पैसा खर्च होता है और लागत बढ़ जाती है। तो पहले जानते हैं सब्जी फसलों में कुछ हानिकारक कीटों के बारे में। हमारा जो क्रॉप होता है उसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली जो हमारी ये बेल वाली सब्जियां, उसमें फ्रूट फ्लाई बहुत ज़्यादा आती है। फ्रूट फ्लाई का समस्या इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे पास जब फ्रूट्स आने लग जाते हैं, उसमें अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं अच्छे से, तो उसमें से 50-60% फ्रूट्स में डैमेज हो जाता है। और फ्रूट फ्लाई क्या करती है, वो फ्रूट के स्किन पे जब फ्रूट छोटा ही होता है उसी टाइम वो पंचर कर देती है, उसमें अपने अंडे दे देती। फिर जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होता जाएगा, उसके अंडे उसमें खाते, उसके अंडे से लार्वा निकलेगा। लार्वा जो है खाता रहता है फ्रूट्स को, और धीरे धीरे फ्रूट पूरा सड़ जाएगा। फ्रूट सड़ने के बाद फिर वो फील्ड में ही पड़ा रह जाता है, फ्रूट टपक के नीचे गिर जाएगा, प्लांट से डिटैच हो जाएगा। और फिर जब फ्रूट सड़ता है तो और सारी फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करता है वो, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई होती है वो सड़े हुए फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, और उसके सड़ने से बहुत सारी बीमारियां भी आती है। बेल वाली सब्जियों में रस चूसक कीट और फल मक्खी कीट का प्रकोप अधिक होता है। एक वयस्क फल मक्खी कीट 40 फलों को खराब करने की क्षमता रखती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाई यदि कई तरह के ट्रैप जैसे पीला ट्रैप, नीला ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, तो इन कीटों को आसानी से नियंत्रण करके फसलों को कीटों से बचाकर अच्छी गुणवत्ता की उपज ले सकते हैं। किसान भाई हमें ये ध्यान रखना होता है, जब भी हम पौधे लगाते हैं उसके 1 हफ्ता पहले हम पूरे फील्ड में ट्रैप्स लगा दें। जैसा कि आप पूरे फील्ड में आप देख सकते हैं, पूरे फील्ड में आपको ट्रैप दिख रहा है। हम क्या करते हैं, कुछ स्टिकी ट्रैप्स हमने यूज़ किया, कुछ फ्रूट फ्लाई ट्रैप यूज़ किया है, जो फेरोमोन ट्रैप होता है। स्टिकी ट्रैप से क्या होता है, जितने भी उड़ने वाले कीड़े हैं, जैसे हमारे पास स्टिकी ट्रैप 2 टाइप का है, येलो वाला और ये नीले वाला। तो जितने भी उड़ने वाले कीड़े हैं सारे के सारे इसमें चिपक जाते हैं। फिर क्या है, जो हमारा फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप जैसा कि आपने अभी देखा कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप में अभी से ही, जबकि पौधे अभी लगाए गए, अभी 1 हफ्ता हुआ पौधों को ट्रांसप्लांट किए हुए, अभी से फ्रूट फ्लाई इन पे आने लग गई है। तो अगर हम स्टार्टिंग से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे जो फ्रूट्स हैं
वो डैमेज होने से बच जाता है और जो हमारा खर्चा है, जो स्प्रे पर हमारा खर्चा आता है, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में ट्रैप लगाने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है, हानिकारक कीटनाशकों के प्रयोग को कम करता है, आर्थिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार मिलती है, जिससे किसानों को अधिक फायदा होता है। किसान भाइयों, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगा के रखिए। आपका खर्चा मान के चलिए स्प्रे पे 50% से भी कम होने वाला है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप लोग जब फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाते थे, क्या होता था, आपके पास मेल को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप होता था। अभी क्या है, बहुत सारी कंपनी है अभी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने लग गई हैं जिसमें फ्रूट फ्लाई का जो फीमेल होता है वो भी अट्रैक्ट होने लगता है। तो अभी वो क्या करते हैं कि एक जो सड़ा हुआ फल होता है, तो उसमें एक पाउडर सा आता है, वो क्या कर सड़े हुए फल का फ्रेग्रेंस देता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डब्बे लीजिए, डब्बे में क्या कीजिए, सड़ा हुआ केला या सड़ा हुआ सेब डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी फ्रूट फ्लाई होगी वो अट्रैक्ट होगी और डब्बे में पैक हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा फ्रूट फ्लाई को पकड़ने के लिए। दूसरा क्या है, आप जो भी क्रॉप लगाते हैं, आप ड्रिप यूज़ कीजिए और मल्च यूज़ कीजिए। ड्रिप और मल्च से क्या होता है, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा क्या, आपका जो बार बार वीडिंग करना पड़ता है, जो कबाड़े निकालते हो आप, वो आपका खर्चा बच जाता है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी आती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसाय को अपनाया जाए, तभी आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्ते। देखा जा रहा है कि एक्वेरियम में मछली पालन धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और इसी कारण में आज हम आपके साथ एक्वेरियम में मछली पालन के बारे में और उनके प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती हैं। वैसे एक्वेरियम में जब आप मछली पालन करते हैं तो कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे कि जब आप एक्वेरियम सबसे पहले जब आप एक्वेरियम रखते हैं अपने घरों पर, तो आप कहाँ पर रखेंगे। ध्यान रखिए, जब आप एक्वेरियम रखते हैं तो डायरेक्ट जो सूर्य किरण है उसके सामने नहीं रखना चाहिए और जो मेन एंट्रेंस मतलब आपका जो मेन दरवाज़ा है उसके बगल में नहीं रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में आपको देना चाहिए। सेकंड है, जब आप मछली का घनत्व, एक्वेरियम में मछली स्टॉकिंग आप कितना कर सकते हैं। जब आप एक्वेरियम ग्लास में मछली रखते हैं तो हमेशा ये जिज्ञासा रहता है कि आप कितना मछली डालेंगे उसमें। जब भी एक्वेरियम का पहले आप माप ले लीजिए, मतलब उसके लंबाई और चौड़ाई, यानी अगर लंबाई आपका 3 फीट हो यानी 90 सेंटीमीटर और उसका जो ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट हो तो 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर आप 5 सेंटीमीटर का मछली वहाँ पर डालते हैं एक्वेरियम में, तो तब 135 5 से अगर आप भाग कर देते हैं तो लगभग आपका 27 मछली, तो वो जो 3 बाई 1 फीट का जो आपका मछली का टैंक है उसमें आप 27 मछली डाल सकते 5 सेंटीमीटर के साइज़ का। तो इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक्वेरियम में कितना मछली आपको डालना चाहिए। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियाँ प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा देते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एयरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधे लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। इसके बाद एक्वेरियम में पानी भरा जाता है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए।
फिर आ जाता है कि आप कौन सा मछली उसमें डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग प्रजातियों का रंगीन मछली आता है। तो इस हिसाब से आपको पता करना है कि मछली का खाने का स्वभाव, मतलब वो कौन सा खाना खाते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। इस हिसाब से मछली को हम कई अलग अलग सेट में, जैसे जिसके साथ जिसका सामंजस्य अच्छा है उसके साथ हम रखते हैं। मान लीजिए अगर हम एक सेट में गोल्ड फिश, जैसे गोल्ड फिश का भी बहुत सारा प्रजाति है, शूबुनकिन, फिर वेल टेल, फैन टेल, फिर कॉमन गोल्ड फिश, ऐसे करके और भी बहुत सारा प्रजाति है, ओरेंडा रेड कैप जो बहुत ही प्रचलित है। इस तरह के मछली के साथ आप शार्क जो कि छोटे आकार की हो, जैसे टाइगर शार्क या सिल्वर शार्क, बिल्कुल अच्छे से डाल सकते हैं और आपके एक्वेरियम भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेट, अगर आप चिचलिडे फैमिली जैसे टेक्सस हो गए या फिर कुछ अलग जाति का अगर चिचलिड रखते हैं तो उसके साथ आप गौरमी रख सकते हैं। नेक्स्ट आप और भी एक सेट बना सकते हैं, जैसे शिशुजनक मछली माने मौली, गप्पी, प्लाटी, स्वॉटेल, इसके साथ आप डाल सकते हैं जेब्रा डैनियो, और आप डाल सकते हैं छोटा छोटा ग्लास फिश। ऐसे करके आप अलग अलग डिफरेंट सेट बना सकते। सिर्फ ध्यान रखिए कि वो कौन सा खाना पसंद करते। जैसे मांसाहारी मछलियों के साथ आप वैसा मछली, शाकाहारी मछली को मत रखिए। तो क्या होता है, वो अगर बड़े आकार का मांसाहारी मछली है तो वो छोटा मछली को खा जाएगा। इस हिसाब से आप मछली को चयन कीजिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लवक है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। ये मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दें। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लवक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। मछली जब आहार आप देते तो ध्यान रखें, बहुत सारा पेट शॉप नाम करके बहुत सारा दुकान आप देख पाते हैं, तो उसमें से आप को पता लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना कौन सा है। लगभग 15 से 20% प्रोटीन खाना आपको उपलब्ध करवाना है, क्योंकि ये कलर एनहांस करता है आपका, और जिसमें पिगमेंट ज़्यादा हो, यानी कैरोटिनॉइड या एक्सांथनिन, ये सब पिगमेंट अगर जिस खाने में ज़्यादा है उस खाने का मछली पिलेटेड फॉर्म में आप डाल सकते हो। या फिर अगर लाइव फीड आप प्रयोग करते हैं तो माने ट्यूबिफिक्स, उसको आप छोटा छोटा पीसेस में काट करके उसको छिद्र वाला एक छोटा कप में एक्वेरियम के टैंक के साइड में आप रख के मछली को अच्छे से खाना प्रयोग कर सकते हैं। तो मछली उस कप से अपने आप ही खाना लेते रहेगा और आपके एक्वेरियम दूषित से मुक्त रहेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आंवला पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग भी अधिक होती है और इसकी बागवानी करने वाले किसान अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। अपने राज्य में पानी की गंभीर समस्या है और ऐसे में आप आंवले की बागवानी करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें आंवले की बागवानी, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव। आंवला एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी नियमित रूप से लेने से मानव में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आंवला एक व्यावसायिक फल है। इससे मुरब्बा बनाया जा सकता है, इससे च्यवनप्राश बनता है, इसका अचार बनता है, इसको सुखा के पाउडर भी काम में लेते हैं। इसके काफ़ी व्यावसायिक रूप है। किसान भाइयों, सफल बागवानी के लिए जरूरी है कि सही स्थानों और उपयुक्त मृदा का चुनाव करें। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो शहर के नजदीक हो और यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करा लें और मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खेत को सुधार कर बागवानी करें। आंवला एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको आप शुष्क और अर्ध आर्द्रता युक्त वातावरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया जाता है। इसके लिए हेतु मृदा जो भूमि है, भूमि का पीएच मान 6 से 7 के रेंज वाला सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। परंतु यह जिस मृदा का पीएच मान 8.5 तक है, वहाँ भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है।
नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो मुख्य पहलू आता है वो है उन्नत किस्मों के चुनाव की। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उन किस्मों का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आंवला की किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान उन्नत किस्म की किस्म लगा के ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। किस्मों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म बोआई करनी है। इसमें मुख्य रूप से चकैया किस्म है, NA7 है, नरेंद्र आंवला जिसको कहते हैं, NA6 है, NA9 है, NA10 है, हाथी जूल है, बनारसी आंवला है। इन किस्मों को आपने चुनाव करके पौधे प्राप्त करें। खेत में खड्डे तैयार करके उसमें उपयुक्त रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद, कीटनाशक पाउडर, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, सुपर फास्फेट, जिप्सम आदि को अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके वापस खड्डे भर के फिर अपने को इसमें पौधे लगाने चाहिए। आंवला के पौधे दो तरह के पौधे होते हैं। देसी पौधा जिसको आम भाषा में बीजू पौधे बोलते हैं, दूसरे पौधे होते हैं बडेड कलमी पौधे। तो अपने को कलमी पौधों का ही रोपण करना है। आंवले के जो पौधे होते हैं 6 से 8 मीटर की दूरी पे पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पे इनको रोपित करते हैं। पौधों को लगाने का समय फरवरी से मार्च माह और अगस्त से सितंबर माह उपयुक्त होता है। पौधों को लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद पौधे को पूर्णतः स्थापित होने तक प्रत्येक सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका फल उत्पादन शुरू हो जाए तब इसमें अपने को गोबर की खाद और अन्य जो आवश्यक पोषक तत्व है वो नियमित रूप से डालने पड़ेंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झालरा, जिला उदयपुर के कृषक दीप नारायण ने। ये स्वीट कॉर्न मक्का की बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दीप नारायण जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर साल भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें। और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें।
जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करते हैं तो आप इस फसल से कम लागत में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।